नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी में जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ी भूली हुई आर्थिक महाशक्ति की है। एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में शायद आज उतनी बातें नहीं होती। चलिए सीधे इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 25%। जरा सोचिए, 1700 के दशक में पूरी दुनिया का 1/4 सामान यानी क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स गुड्स सिर्फ एक साम्राज्य बना रहा था। पर वो कौन था? जी हाँ, ये कोई ब्रिटिश, फ्रेंच या स्पेनिश साम्राज्य नहीं था। ये था भारत का अपना मुगल साम्राज्य। और यही वो सच्चाई है जो हमारी आम सोच को थोड़ा हिला देती है। और यही आज हमारी पड़ताल का फोकस है, मुगल साम्राज्य की जबरदस्त आर्थिक ताकत। तो आइए एक एक करके पर्दे खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये साम्राज्य एक ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन बना कैसे। वो कौन सी नीतियाँ थीं, वो कौन से रिसोर्स थे जिन्होंने इसे दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक बना दिया। देखिए, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की एक नींव होती है और मुगलों के लिए वो नींव थी उनकी बेहद उपजाऊ जमीन। सारी कहानी, सारी दौलत की शुरुआत यहीं से होती है। साम्राज्य की दौलत का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो था खेती पर लगने वाला टैक्स। और ये कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं था, ये एक किसान की कुल पैदावार के आधे से भी ज्यादा था। सोच कर देखिए, इतनी बड़ी रकम सीधे शाही खजाने में पहुंच रही थी। तो सवाल ये है कि इतने बड़े स्केल पर टैक्स इकट्ठा किया कैसे जाता था? इसका जवाब है सम्राट अकबर की एक क्रांतिकारी सोच में। एक सिस्टम जिसे कहते थे जब्त प्रणाली। और ये सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन का तरीका नहीं था, इसने तो पूरी अर्थव्यवस्था का नक्शा ही बदल दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा पुराने और नए सिस्टम को देखते हैं। पहले नजराना सिस्टम था, जिसमें लोकल सरदार जो मन में आया तोहफे के तौर पर दे देते थे। कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं था। लेकिन जब्त प्रणाली ने सब बदल दिया। अब एक फिक्स्ड मॉनेटरी टैक्स देना होता था, वो भी चांदी के सिक्कों में। इसका सीधा सीधा असर ये हुआ कि किसानों को टैक्स भरने के लिए अपनी फसल बाजार में बेचनी पड़ती थी। और बस इसी एक कदम ने उन्हें सीधे मार्केट इकोनॉमी से जोड़ दिया। अब क्योंकि टैक्स नकद में देना था, तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी उन फसलों को बढ़ावा दे रही थी जिनसे ज्यादा पैसा मिले। कपास, नील, गन्ना, अफीम, ये सब कैश क्रॉप्स थीं। इन्हें उगाने के लिए किसानों को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि यही वो चीजें थीं जो देश विदेश में हाथों हाथ बिकती थीं। और इस खेती बाड़ी की तरक्की का असर सीधा आबादी पर दिखा। सिर्फ 100 साल के अंदर साम्राज्य की आबादी में 4 करोड़ से भी ज्यादा का इजाफा हुआ। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि सिस्टम में स्थिरता थी और लोगों के पास खाने पीने की कमी नहीं थी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं थी। वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कमाल तो ये था कि मुगल भारत इस कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स में बदल रहा था, जिसकी दीवानी पूरी दुनिया थी। इतिहासकार मुगल दौर के इस मैन्युफैक्चरिंग बूम को एक खास नाम देते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी पहले यहाँ एक तरह का औद्योगिकरण हो रहा था, और ये उस वक्त के पश्चिमी यूरोप के लेवल का था। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1700 के आसपास मुगल साम्राज्य अकेले पूरी दुनिया के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का 25% बना रहा था। और कपड़ों के मामले में पूरी दुनिया के टेक्सटाइल ट्रेड का 25% हिस्सा इनके पास था। ये सच में एक इकोनॉमिक डोमिनेशन था। तो दुनिया इनसे खरीद क्या रही थी? लिस्ट में सबसे ऊपर थे भारत के बेहतरीन सूती कपड़े जैसे कैलिको और पूरी दुनिया में मशहूर मलमल। इसके अलावा मसाले, रेशम, नील और हाँ, शोरा भी, जो उस जमाने में बारूद बनाने के लिए बहुत जरूरी था। इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन ने एक जबरदस्त ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को जन्म दिया। ये नेटवर्क मुगल सामान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता था और बदले में साम्राज्य के लिए बेहिसाब दौलत लाता था। और इसका असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यूरोप का पूरा फैशन भारत के कपड़ों पर डिपेंडेंट हो गया था। भारत में बने कपड़े पहनना वहाँ एक स्टेटस सिंबल था। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक तरह का कल्चरल इन्फ्लुएंस था। अब देखिए, मुगल साम्राज्य इतना ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहा था कि दुनिया के देशों के पास उन्हें देने के लिए चांदी और सोने के अलावा कुछ था ही नहीं। नतीजा, दुनिया भर से सोना चांदी भारत की तरफ बहने लगा, जिससे ये साम्राज्य और भी ज्यादा अमीर होता चला गया। अच्छा, तो इस बेहिसाब दौलत का हुआ क्या? ये पैसा सिर्फ खजानों में बंद होकर नहीं रह गया,
इसी पैसे ने उस शानदार विरासत को जन्म दिया जिसके लिए आज हम मुगलों को जानते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अमीरों ने इस पैसे का इस्तेमाल आर्ट और आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने में किया। वो एक से बढ़कर एक महल, मकबरे और शहर बनवा रहे थे जो उनकी ताकत और उनकी दौलत की निशानी थी। तो जो मुगलों की मशहूर कला और इमारतें हैं वो असल में इसी आर्थिक सफलता की पैदावार है। ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, ये सारी शानदार इमारतें उसी पैसे से बनी थी जो खेती, कपड़ा बनाने और दुनिया के साथ व्यापार करने से आया था। तो अगली बार जब हम इन इमारतों को देखें तो हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति की विरासत को देख रहे हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सुपर पावर की ये दास्तां हमें ग्लोबल पावर के उतार चढ़ाव के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि आर्थिक शक्ति का केंद्र दुनिया में हमेशा एक जगह नहीं रहता, वो बदलता रहता है। और इतिहास ऐसी ताकतों की कहानियों से भरा पड़ा है जो कभी दुनिया पर राज करती थीं।